मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए। जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी और 11 दूसरे सैनिक अपने आखिरी सफर पर निकल पड़े। जनरल रावत और उनकी पत्नी को 2 बेटियों ने मुखाग्नि दी। आखिरी विदाई देने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी पहुंचे। इस बीच हादसे की जांच जारी है। एयरफोर्स ने बयान जारी किया है कि जल्द से जल्द पूरी तस्वीर साफ करने की कोशिश की जाएगी। ये रिपोर्ट देखिए। ऐसे हीरो जिनके जाने पर पूरे देश की आंखें नम हो गईं। मेरे पापा हीरो थे, मेरे बेस्ट फ्रेंड थे। बहुत ज्यादा अच्छा पर्सोना था उनका, बहुत दोस्त थे, बहुत प्यार मांगते थे। ऐसे हीरो जिनके सामने पूरे देश ने सिर झुकाया। ऐसे हीरो जिनके आखिरी दर्शन के लिए हुजूम उमड़ा। ऐसे हीरो जिन्हें विदा करने युवाओं की फौज दौड़ पड़ी। ऐसे हीरो जिनके सम्मान में वक्त ठहर सा गया। ऐसे हीरो जिन्हें कभी भुलाया नहीं जा सकता। सबसे बड़े सेनापति और उनके सैनिकों का यूं जाना किसी को समझ में नहीं आ रहा। बार बार एक ही सवाल सामने आता है, आखिर ऐसा क्या हुआ कि जनरल बिपिन रावत का हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हो गया। आप गौर से इस वीडियो को देखिए। हादसे से कुछ मिनट पहले के इस वीडियो में क्या क्या दिख रहा है और उस पर गौर कीजिए। वीडियो में दिख रहा है मौसम काफी खराब है। वीडियो में यह भी दिख रहा है कि बादल कम ऊंचाई पर है। साथ ही वीडियो में यह भी दिख रहा है कि पूरे इलाके में कोहरा और कुहासा है। लेकिन वीडियो में जो सबसे अहम चीज दिख रही है वो है ये मी-17 हेलीकॉप्टर एकदम काबू में है। फिर हेलीकॉप्टर वीडियो से गायब हो जाता है, लेकिन रोटर की आवाज आ रही है। चंद सेकंड के बाद एक जोर की आवाज आती है और हेलीकॉप्टर के रोटर की आवाज बंद हो जाती है। और तब वीडियो शूट कर रहे लोग हैरान रह जाते हैं। उन्हें कुछ शक होता है। आज तक की टीम ने उन लोगों को ढूंढ निकाला है जिन्होंने ये वीडियो बनाया था। ये है नासिर और जो पॉल। दोनों वही रेलवे ट्रैक के किनारे कुदरती सुंदरता का वीडियो बना रहे थे और तभी उनके वीडियो में हेलीकॉप्टर कैद हो गया। इन्हें हादसे का शक तब हुआ जब इन्होंने जोर की आवाज सुनी। இங்கே ஹெலிகாப்டர் நாங்கள் ஊட்டியில் ஹெலிகாப்டர் வர நாங்கள் பார்த்ததே இல்லை. அதனால சும்மா யதார்த்தமாக கேஷுவலாக எடுத்தோம். அது அந்த க்ளவுட்ஸ்க்கு அப்படியே போகுது. போய் ஒரு 5 செகண்டுக்குள்ளே பார்த்தீங்கன்னா டமால் டமால் சவுண்டு கேட்டுச்சு. அதுக்கப்புறம் சவுண்டே இல்லை. அப்போ என் ஃப்ரெண்டு ஓடி வந்து உடஞ்சிருச்சான்னு கேட்டார். ஆமாம் அப்படின்னோம். அப்புறம் நாங்கள் அதை முடிச்சு கொஞ்ச நேரம் நாங்கள் மேலே வந்துட்டோம். वीडियो से ये साफ है कि मौसम खराब था, लेकिन सवाल ये कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि पूरी तरह से काबू में दिख रहा हेलीकॉप्टर चंद सेकंड के भीतर हादसे का शिकार हो गया। इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए ट्राई सर्विसेज की टीम एयर मार्शल मानवेंद्र सिंह की अगुवाई में जांच कर रही है। एयरफोर्स ने ट्वीट किया, 8 दिसंबर को हुए हादसे की वजह की जांच के लिए ट्राई सर्विसेज की कोर्ट ऑफ इंक्वायरी बनाई गई है। जांच जल्द से जल्द पूरी होगी और सच्चाई सामने आएगी। तब तक किसी भी अनुमान से बचना ठीक होगा। क्यों के साथ कई सारे इसमें परिस्थितियां हो सकती हैं। पहली परिस्थिति जो मेरे समझ में आती है वो ये है कि जरूर कोई ऐसी इमरजेंसी हुई है जिसके कारण पायलट को मजबूरी में पहाड़ों के बीच में ऐसे धुंध में घुसना पड़ा। आतंकवाद के खिलाफ ऑपरेशन ऑल आउट चलाने वाले जनरल सर्जिकल स्ट्राइक के सबसे बड़े सूत्रधार की भूमिका निभाने वाले जनरल और जनता के जनरल का जाना देश का नुकसान है। और इस नुकसान की थोड़ी बहुत भरपाई शायद तभी होगी जब हादसे की वजह देश के सामने आएगी। कुन्नूर से प्रमोद माधव के साथ आज तक ब्यूरो। आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड के अग्रवाल साहब रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल राजेश साहनी साहब रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर जुड़ेंगे हमारे साथ। ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड एमजे ऑगस्टीन हमारे साथ जुड़ेंगे रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर। और स्क्वाड्रन लीडर रिटायर्ड
दीप्ति काला भी हमारे साथ जुड़ेंगी। सबसे पहले मैं आप ही के साथ शुरुआत करना चाहती हूँ, क्योंकि सर बहुत सारे सवाल लोगों के मन में हैं। और जनरल साहब, जब हम ये वीडियो देखते हैं, अब हर कोई ये जानना चाहता है, अब जहां से गुजरी यही पूछते हैं कि डबल इंजन, 2 इंजन थे, कहा जाता है कि एक साथ दोनों कैसे फेल हो सकता है, आखिर क्या हुआ? ये सवाल आपकी आवाज किन्हीं वजहों से सर नहीं आ पा रही है, फ्रीज हो गया है फ्रेम। हम लौटेंगे आपके पास, बातचीत करेंगे, लेकिन इस बीच हम आपको उनके अंतिम लम्हों की हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, जब विदाई की इस बेला में बेटियों ने मुखाग्नि दी। जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका। सबसे अविश्वसनीय दुख तो यही है कि एक साथ मां और पिता दोनों का साया चला गया। रक्षा मंत्री वहां पर मौजूद रहे, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंचे, एनएसए अजीत डोभाल और तमाम लोगों को आज अंतिम विदाई दी गई है। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड राजेश साहनी साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजेश साहनी जी, हम तस्वीरें आज अंतिम विदाई की भी दे रहे हैं, कुछ जो आप जनरल के लिए बोलना चाहें, लेकिन इसी के साथ हम तस्वीरें, वो वीडियो भी दिखा रहे हैं, जो आखिरी वीडियो उस हेलीकॉप्टर का दिख रहा है। अचानक वो बादलों में खोता है, फिर तब तक रोटर की आवाज आ रही है, उसके बाद अचानक क्रैश की आवाज आती है। हर कोई यही पूछ रहा है कि एक साथ दोनों इंजन कैसे फेल हो सकते हैं, आखिर क्या हुआ? कुछ जो आपको पता हो। हेलो जी सर, बोले। पहले आपने थोड़ा नाम गलत कह दिया, मेरा नाम जनरल रवि साहनी है। सॉरी सर, आई एम सो सॉरी। दैट्स ऑल राइट। जहां तक के एक्सीडेंट का सवाल है, जी सर, ये तो टेक्निकल जो है इंस्पेक्शन एक्सीडेंट के बाद जो इंक्वायरी पे बैठे हैं वो बताएंगे। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि किसी को भी ये शक नहीं होना चाहिए, ये जो M17 जिसके अंदर के CDS सवार थे, वो साथ में उनका ग्रुप था, इंक्लूडिंग उनकी वाइफ, ये सबसे बेस्ट हेलीकॉप्टर है पूरे वर्ल्ड के अंदर, और जिसकी जो मशीन है वो बिल्कुल फर्स्ट क्लास मशीन है। पर जैसे कि एक्सीडेंट, जो नाम ही एक्सीडेंट है, कई चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जिसके अंदर के पायलट की मिस्टेक हो सकती है, वेदर की मिस्टेक हो सकती है, जो लैंडिंग करते वक्त उस प्रोसीजर की मिस्टेक हो सकती है। तो कई चीज़ें हो सकती हैं जो कि गलत हो सकती हैं। उसका पूरी जब तक जानकारी ना की जाए तब तक उसके बारे में कोई विचार प्रकट करना मेरे ख्याल से ठीक नहीं होगा। और ये सारी भारत की जनता को इसका आश्वासन देना चाहिए कि वो जो मशीन है उस हेलीकॉप्टर की, जो हेलीकॉप्टर है जो लगभग 200 सर्विस के अंदर है, हमारी तीनों सर्विसेज के अंदर, आर्मी, एयरफोर्स और नेवी के अंदर, वो एक बहुत अच्छी मशीन है। उसके बारे में शक करना इंक्वायरी होने तक मेरा ख्याल से ठीक नहीं होगा, ये मैं सिर्फ बताना चाहूँगा। क्योंकि जहाँ पर ये हेलीकॉप्टर उतरता है उसके वेलिंगटन में, वो जगह एक वैली के अंदर है, जिसके अंदर के जाने के लिए कोई थोड़ा सा मनूवर करना पड़ता है। और इसके जो पायलट थे हेलीकॉप्टर के, वो बेस्ट पायलट थे, टेस्टेड पायलट थे। और हेलीकॉप्टर चलने के पहले जब उस पर VIP चलते हैं तो उनकी ज्यादा इंस्पेक्शन, स्ट्रिक्ट इंस्पेक्शन होती है। तो इसके बारे में मैं आश्वासन देना चाहता हूँ कि एक्सीडेंट जिसका नाम ही एक्सीडेंट होता है, उसमें कोई ऐसी चीज हो सकती है जो रह गई हो, इसकी के सिर्फ इंक्वायरी जिसके अंदर के एक बड़े वरिष्ठ अधिकारी को लगाया गया है, उनके साथ एक टीम है, जब तक वो अपने कंक्लूजन पे नहीं पहुंचे तब तक उसके बारे में कोई बताना, और खासकर जो आदमी, हम जैसे आदमी जिनको के टेक्निकल डिटेल के बारे में नहीं पता है, मेरा ख्याल से ठीक नहीं। ठीक है। ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड MJ ऑगस्टीन विनोद भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर्कल से आपसे बातचीत हो रही है, मैं आपके पास भी आऊंगी। स्क्वाड्रन लीडर दीप्ति भी हमारे साथ जुड़ गई हैं, दीप्ति काला। ऑगस्टीन, विनोद साहब, कल से आज में कुछ आपको और जानकारी समझ में आई है? ये वीडियो हम दिखा रहे हैं, जो एक बार वीडियो जरा दिखाइएगा, जो वहां पर मौजूद कुछ लोगों ने शूट किया है। तब तक रोटर की आवाज आ रही है, हेलीकॉप्टर कंट्रोल में दिख रहा है। ये वीडियो नहीं है, वो जो वीडियो हम पैकेज में दिखा रहे थे वो दिखाइए। और फिर अचानक से वो बादलों में से जाता है,
तब तक रोटर की आवाज आ रही है और फिर सीधा क्रैश की आवाज आती है। जिन लोगों ने इस वीडियो को शूट किया है वो भी आज तक के साथ थे और उन्होंने बताया कि क्या क्या उन्होंने देखा है। कुछ समझ में आ रहा है। लोग ये बार बार पूछते हैं, मतलब आम लोग जो बात करते हैं कि 2 इंजन था, दोनों कैसे फेल हुआ, गिरा उसके बाद कुछ हुआ, कुछ आपको और पता चला हो? देखिए, हमारे दर्शकों को 2-4 चीजें समझना बहुत जरूरी है जी। मैं जनरल साहब से भी बिल्कुल ही सहमत हूं कि कोर्ट ऑफ इंक्वायरी अपना कार्य करने दें, और मैं जनरल साहब को आश्वासन दिलाना चाहूंगा कि जो भी एनालिसिस आप एटलीस्ट मेरे तरफ से देखते हैं, ये एक ट्रेंड एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेटर होने के नाते देखते हैं, और एक एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेटर सारी चीजों को अपने मद्देनजर यही अपना डिसीजन लेते हैं और रिपोर्ट पे वो सारी चीजें दर्ज करते हैं। उनके पास जो है, जो हमारे पास नहीं है, वो है जिसको हम कहते हैं ब्लैक बॉक्स या फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर, जो बिल्कुल ही सही सलामत बरामद किया गया है और उसकी एनालिसिस चल रही होगी, क्योंकि बहुत सारे जो जैसे जनरल साहब ने बताया, बहुत ही अत्याधुनिक हेलीकॉप्टर है, 2 इंजन है, 2 हाइड्रोलिक सिस्टम है, इसमें ऑटोमेशन है, 5-6 मेरा आर्टिकल है, गूगल करके देख लीजिए, पढ़ लीजिए, 5-6 मल्टीफंक्शन डिस्प्लेज हैं। तो ये और भी बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी थियरी जो घूम रही हैं, उसको भी मैं दरकिनारे कराना चाहूंगा। इसके इंजन के सामने आप देखेंगे 2 इडली जैसा 2 आइटम है, वो है IR सप्रेसर्स, इसके अंदर फ्लेयर डिस्पेंसर्स हैं, शाफ्ट डिस्पेंसर्स हैं, ये आर्मर्ड प्लेटिंग लगी हुई है, भी फ्यूल टैंक पॉलीयूरेथेन से कोट किया हुआ है उसका। मैं लौट रही हूँ सर आपके पास। आप जी, हमारे लिए महत्वपूर्ण ये 15 सेकंड का या 20 सेकंड का वीडियो है। बिल्कुल। ऑडियो बार बार आपका कट रहा है, मैं आपके पास आऊंगी। दीप्ति काला, आप क्या बताएंगी इस बारे में? जी, देखिए, जो वीडियो हमारे सामने आया है उससे जितना हमें पता चलता है, जैसे कि जनरल साहब ने भी कहा और अगस्तीन सर ने भी कहा कि बिना किसी इन्वेस्टिगेशन के किसी निष्कर्ष पे पहुंचना तो बहुत मुश्किल है। और देखिए, बिकॉज ये एक्सीडेंट है तो जहाज जब तक ठीक था, उसके बाद जब बादलों में गया तो ये बहुत ही ज्यादा नेसेसरी नहीं है कि उसी टाइम पे वेदर कंडीशन इतनी ज्यादा खराब थी कि उसकी वजह से ये क्रैश हुआ होगा, या फिर कोइंसिडेंस था कि जो भी प्रॉब्लम, तकनीकी प्रॉब्लम या कोई और प्रॉब्लम जो रिजल्ट में निकल के आएगी, ये उसी टाइम पे हुई जब वो बादलों में गया। तो ये 2 चीजें जो है, ये बहुत ही दर्शकों को समझने की जरूरत है कि सीधा सिर्फ वीडियो देख के हम किसी भी निष्कर्ष पे नहीं पहुंच सकते हैं, बिकॉज हमें नहीं पता है कि जो भी स्नैक था, जो भी फॉल्ट था, वो पहले था या बाद में आया है, या एक्चुअल में ही वेदर इतना खराब था। बिकॉज वेदर का जहां तक मैं कहूंगी कि बहुत सारी चीजें हैं, वेदर एकदम से बहुत ही रेयर केसेस में इतना खराब होता है कि इट लीड्स टू अ क्रैश। बहुत पहले से ही जहाज हमेशा ही एक एयर ट्रैफिक कंट्रोल के संपर्क में रहता है, जहां पे मेट ऑफिसर्स अपना डेटा एवरी टाइम, एवरी सेकेंड, एवरी मिनट्स पे फीड करते रहते हैं। तो आई एम श्योर जब ये वीवीआईपी मूवमेंट स्पेशली हो रहा है, एटीसी में भी सीनियर ऑफिसर्स बैठते हैं, मेट में भी सीनियर ऑफिसर्स बैठते हैं, जिनके पास इतना सारा एक्सपीरियंस होता है कि अगर हम सिर्फ बादल को देख के ये नहीं कह सकते कि बादल की वजह से ये क्रैश हुआ होगा, क्योंकि ये डेटा बार बार पायलट को फीड हो रहा होगा। पायलट भी खुद कमांडिंग ऑफिसर थे, तो उनके पास इतना एक्सपीरियंस था कि अगर टाइमली ये इन्फॉर्मेशन आ रही है तो या तो जहाज गो अराउंड पे जाए, या जहाज वापस रूट बैक करे, या जहाज नियरेस्ट लैंडिंग स्टेशन पे लैंड करे। तो इस चीज के बहुत ही कम चांसेस, बहुत ही इनफैक्ट मैं कहूंगी कि नील चांसेस हैं कि एकदम से वेदर इतना ज्यादा खराब हुआ कि इतने एडवांस जहाज का ऐसा एक्सीडेंट हुआ और जिसमें इतना इस पूरे नेशन को इतना बड़ा लॉस हुआ। तो मुझे लगता है हमें पेशेंस बरतना चाहिए। इन्वेस्टिगेशन होएगी, ब्लैक बॉक्स मिल गया है, FDR ATC से मिल जाएगा, तो दोनों की जितनी भी रिकॉर्डिंग्स हैं वो जो सीनियर ऑफिसर हैं, जो टीम बनी है, वो उसको चेक करेगी एंड उसके बाद जो भी निकल के आएगा, आई एम श्योर कि उससे जो सही रिजल्ट है वो सामने आएगा और पूरे देश को पता चलेगा। बिल्कुल। हमारे साथ लेफ्टिनेंट जनरल रवि साहनी साहब जुड़े हुए, जिनसे हम बातचीत कर रहे थे। और सर, अब तो सभी की प्रार्थनाएं ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह के साथ है, क्योंकि वो जिंदगी की जंग लगभग पिछले 50-51 घंटे से लड़ रहे हैं।
सब बस ये प्रार्थना कर रहे हैं कि वो किसी तरह से बच जाए। बिल्कुल, ताकि वो जो जिनका आपने नाम लिया, वरुण सिंह, वो भी एक बड़े ही एक्सपीरियंस पायलट हैं और उन्होंने ऑलरेडी एक अवार्ड लिया है। जब जो कि मैं अकाउंट पढ़ रहा था कुछ देर पहले, एक बड़े ही निपुणता के साथ उन्होंने एक एरोप्लेन को जो कि घटनाग्रस्त हो सकता था उससे बचाया। तेजस में, तेजस पर LCA लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस को उन्होंने मिड एयर क्राइसिस में बचाया था। शौर्य चक्र तेजस को उन्हें मिला बचाया। जी। इंस्ट्रक्टर थे, इंस्ट्रक्टर हैं स्टाफ कॉलेज में, और वो लेजन ऑफिसर गए थे। तो हमारी सबकी परमात्मा से ये दुआ है और प्रार्थना करते हैं कि वो बच जाएं, क्योंकि जरा गंभीर तौर से वो घायल हैं, पर बेस्ट ट्रीटमेंट जो है आर्म्ड फोर्सेस दे सकती हैं उनको मिल रही हैं जी। और मैं यही प्रेयर करूंगा, यही प्रार्थना करूंगा कि वो ठीक हो जाएं। अभी तक उनकी कंडीशन का तो मुझे लेटेस्ट पता नहीं है, पर जो मैंने सुना था सूत्रों से, वो कह रहे हैं कि उनकी कंडीशन अभी स्टेबल है। तो लेट्स सी, हम सब जो है, सबकी दुआएं जो है उनके साथ है, उनकी फैमिली के साथ। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड के अग्रवाल साहब भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। किस तरह से आप जनरल बिपिन रावत को याद करेंगे सर? और आज पूरा देश श्रद्धांजलि दे रहा है, तस्वीरें हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को। हुजूम पहुंच गया उनके घर के बाहर, हर जगह पीपल्स जनरल के तौर पर जाने जाते थे। धन्यवाद। मैं ये कहना चाहता हूं कि जनरल बिपिन रावत एक महान सैन्य नायक थे और मां भारती के महान सपूत थे। उनका जो, अगर मैं विवरण करूं उनकी लीडरशिप क्वालिटीज का, उनकी नेतृत्व क्षमता का, और वो कितने सरल और निर्मल इंसान थे। एक अच्छे लीडर होने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि सबसे पहले वो अच्छा इंसान हो, अच्छा शख्स हो, और जो भी कहे वो करे। कथनी और करनी एक होने का एक वो बहुत बड़ा उदाहरण थे। और उसके साथ साथ इतने ऊंची रैंक पे होने के बाद इतने विनम्र शख्सियत रखते थे, इतने हम्बल थे। और कोई भी, आपने औरों से भी सुना कि कोई भी अगर उनसे मिलना चाहता है, चाहे वो सिपाही हो, चाहे वो जेसीओ हो या ऑफिसर हो, सबके लिए उनके पास टाइम था। और वो बड़े पेशेंटली, बड़े ध्यान से सबकी बात सुनते थे और उस पे अमल करते थे। तो ये सब एक बहुत ही महान जो लीडर है उसके लक्षण है। और उसके साथ साथ उनकी जो विजन है, जिसे हम कह सकते हैं कि उनकी दिव्य दर्शिता, वो अगर मैं आपको कई ऐसे वाकया सुना सकता हूं जिससे कि उनकी दूरदर्शिता साफ नजर आती है। और इसके साथ साथ जो भी वो सोचते थे उसमें उनका कन्विक्शन था, दृढ़ विश्वास रहता था। और उसको दृढ़ विश्वास के साथ साथ उसको वो कार्यान्वित, इंप्लीमेंट करने की पूरी क्षमता रखते थे। निष्पक्ष तरीके का उनका जो बर्ताव था सबके साथ, और कोई भी चीज छुपी भी नहीं थी उनके सामने। जो आप देखते थे वो वैसे थे। और एक तरीके से मैं ये कहूंगा कि बिल्कुल स्पष्टवादी और एक आदर्श नेता थे। और उन्होंने भारतीय सेना को पहले आर्मी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ रहते हुए और बाद में CDS रहते हुए, जो तीनों सेनाओं को जो उन्होंने एक नया गति दी, एक नई दिशा दी, उसको जो है सदियों तक याद रखा जाएगा। चाहे वो तीनों सर्विसेज की जो इंटीग्रेशन मानते हैं, जॉइंटमैनशिप कहते हैं, उसके बारे में उन्होंने जितना काम किया, और जो इतने जो वेपन, हथियार और साजो सामान का प्रोक्योरमेंट में इतनी प्रॉब्लम्स रही, उसके लिए जो उन्होंने कदम उठाए, और पिछले 4-5 सालों में काफी एविडेंट है, आप सब जानते हैं कि कितनी प्रगति हुई है इस मामले में। तो और उनकी दूरदर्शिता के बारे में कहूं कि उन्होंने बहुत सालों से पहले से कह रहे हैं
कि जो हमारा जो सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी है जी। वो चीन है। और ये डोकलम से पहले की बात है जब उनका कहना था, उसके बाद डोकलम हुआ। और डोकलम में भी मुझे याद है जब उन्होंने मुझे बुलाया और मुझसे बातचीत की कि भाई हम कैसे हमें कुछ लाइट टैंक्स वहां पे चाहिए लद्दाख में, और चूंकि उसको नए खरीदने में या नए जो उसको मैन्युफैक्चर करने में तो बहुत टाइम लगेगा, तो हम कैसे कर सकते हैं उसको, जो हमारी जो मौजूदा जो साजो सामान है उसमें से हम कैसे वहां लेके जा सकते हैं। तो ये बात है बहुत पहले की, जो 2020 में जो चीन ने जो किया ईस्टर्न लद्दाख में जो किया, उससे 3 साल पहले की बात है। तो ये उन्हें पता था, ये उनकी एक दिव्य दृष्टि का एक एग्जाम्पल है कि उन्हें पता था कि इनकी जरूरत पड़ेगी और चीन कुछ ना कुछ ऐसे कर सकता है। तो और उन्होंने उसके लिए पहले से कदम उठा के रखे हुए थे, और इसीलिए जो है जो भारतीय सेना इतनी दृढ़ता से और इतनी सफलता से इस जो चैलेंज था उसका पिछले साल सामना कर पाई, और आगे भी ऐसे ही करती रहेगी। तो ये सब एक महान नेता के लक्षण हैं, एक जो बहुत अच्छे लीडर के लक्षण हैं। और जो एक विडंबना ये कहिए कि उन्होंने इतनी जो वॉर विद विजडम जो एक वहां जा रहे थे डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज में जो इंटरेक्शन के लिए जा रहे थे, और डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज का तो मोटो जो है वो है युद्धम प्रज्ञा, टू वॉर विद विजडम जी। तो ये और सर बिल्कुल मैं लौट रही हूँ आपके पास। एमजे ऑगस्टीन विनोद साहब, मुझे लगता है सबसे ज्यादा जो शॉक वैल्यू इसमें अटैच्ड है, क्योंकि अगर कोई बीमार हो, कोई दिक्कत हो और फिर इस तरह से डेथ हो तो फिर भी परिवार वाले तैयार रहते हैं, लेकिन जो शॉक वैल्यू है कि सडनली इस तरह के कार्यक्रम में जा रहे थे और फिर इस तरह का हादसा हो गया, तो मुझे लगता है उसकी वजह से लोग अलग अलग बातें कर रहे हैं, सब बस जानना चाहते हैं, अलग अलग थ्योरीज फ्लोट कर रहे हैं, इसीलिए उन सब पर पूर्ण विराम, उन पर फुल स्टॉप लगना बहुत जरूरी है। एक और महत्वपूर्ण बात, मैं आपके इस बात से बिल्कुल ही सहमत हूँ, और एक और महत्वपूर्ण बात मैं इसके साथ जोड़ना चाहूंगा, वो है जब सीडीएस जाते हैं देश के सर्वोच्च जनरल, उनके इर्द गिर्द जो लोग जाते हैं वो भी एक तरह से अपने एरिया में सर्वोच्च है। जब ब्रिगेडियर लीडर को देख लीजिए, मेजर जनरल के लिए क्लियर हो चुके थे, वो भी उन चंद सालों में लेफ्टिनेंट जनरल बन के हो सकता है आर्मी चीफ भी बन जाते। और उनके जो पायलट उनको ले गए कमांडिंग ऑफिसर खुद, और साथ में जो गए सीनियर मोस्ट स्क्वाड लीडर, बाकी दोनों जो जूनियर वारंट ऑफिसर्स गए हैं, फ्लाइट सिग्नलर और गनर, ये दोनों भी अपने में सबसे अनुभवी और एक इंस्ट्रक्टर्स थे दोनों। एक यूनिट ने 4 अपने सपूतों को खोया है, 109 हेलीकॉप्टर यूनिट, और पैरा एसएफ के लोगों को देख लीजिए, तेजा देख लीजिए, गुरसेवक जी को देख लीजिए, ये सब अपने एरिया में सब अव्वल नंबर वाले लोग हैं, और हमने अव्वल नंबर के योद्धाओं को, ऑफिसर्स को और सब 4 स्टार जनरल को हमने खोया है। तो हमारा ये जो लॉस है बहुत ही, ये स्वतंत्र इंडिया में मेरे ख्याल से इतना बड़ा लॉस कभी किसी एयर एक्सीडेंट में हुआ नहीं, उतना बड़ा लॉस हमारा हुआ है। और इसके तहत तक वायुसेना जरूर पहुंचेगी और जल्द से जल्द पहुंचेगी, और हम देशवासियों को बताएगी कि ये हुआ कैसे, तो आगे जाकर के ये चीज नहीं होगा। हाँ। उसके क्या और कदम सर, आवाज आपकी फिर से कट रही है, एक बार फिर से इन्हें थ्रू कर लीजिएगा। देखिए, कुल मिलाकर तस्वीर आपके सामने है, और जिस तरह की इंक्वायरी सेटअप की गई है वरिष्ठ अधिकारी के तहत, उससे सच सामने आएगा। थोड़ा सा बस सब्र और इंतजार करने की जरूरत है। आज जनरल बिपिन रावत को पूरा देश नम आंखों से विदाई दे रहा है। बातचीत हम कर रहे हैं, याद उन्हें कर रहे हैं, और इसी के साथ सेना को लेकर उनकी क्या सोच थी, लेकिन साथ ही देश में कई लोग ये मानते हैं कि इस तरह की दुर्घटना आखिर किन वजहों से हुई। इंक्वायरी ऑर्डर कर दी गई है और ये साफ कहा गया है फोर्स की तरफ से कि अटकलें नहीं लगानी चाहिए, लेकिन इन अटकलों को पूर्ण विराम लगाना भी उतना ही जरूरी है। और इसीलिए दीप्ति काला जी, ऐसी कौन सी बातें आप बताएंगे हमारे दर्शकों को, ताकि जितने लोग ये अलग अलग तरह की थ्योरी फ्लोट करने की कोशिश कर रहे हैं उस पर फुल स्टॉप लगे? जी श्वेता, मुझे लगता है कि आज का जैसा कि जोश देशवासियों ने दिखाया है
अंतिम संस्कार के टाइम पे, जैसे जितनी भीड़ उमड़ी है, जनरल बिपिन रावत अमर रहे के नारे लगे हैं, वो मुझे लगता है अपने आप में एक तो सबसे बड़ा फुल स्टॉप है ऐसी सभी बातों पे। क्योंकि अगर ऐसा कुछ देशवासियों के मन में होता और ये चीजें अगर नेगेटिवली ली जाती तो मुझे लगता है कि इतना जन सैलाब नहीं उमड़ता सर को अंतिम विदाई देने के लिए। तो ऐसे लोग जो बहुत सारी थ्योरीज अपना रहे हैं, बहुत सारी चीजें नेगेटिवली अगर फैला रहे हैं, तो ये तो सबसे पहले उनके लिए एक पूर्ण विराम है, उनके लिए एक सबक है कि ऐसा कहने से देश के ऊपर या देशवासियों के जज्बे पे या सैनिकों के जज्बे पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि जो भी जानकारी है एक जहाज से लेकर, क्योंकि जहाज एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स मशीन है, ऐसा नहीं है, एक कार नहीं है जिसकी सारी इंफॉर्मेशन आपको यूट्यूब पे या गूगल पे मिल जाएगी, या स्कूटर नहीं है। तो ये इस पे स्पेशली आपको ट्रेन होना पड़ता है, टेक्निकल ऑफिसर्स ट्रेन होते हैं, फ्लायर्स उस पे ट्रेन होते हैं। तो ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स मशीन है, और ऐसी मशीन में हमें नहीं पता अभी कि फॉल्ट आया है या वेदर खराब था उसकी वजह से हुआ है, ये अभी कहना बहुत मुश्किल है। लेकिन कुछ भी नेगेटिव कहना बिल्कुल ही गलत होगा, और ये आज आपके चैनल के थ्रू ऐसा जो भी सोच रहा है उसको मैं ये बताना चाहती हूँ कि अपनी सोच को पूर्ण विराम दे, क्योंकि जो भी रिजल्ट होगा वो आई एम श्योर कि ऐसा होगा जो जस्टिफाई करेगा इस चीज को कि ये चीजें कई बार चीजें हाथ या कंट्रोल से बिल्कुल ही बाहर हो जाती हैं। क्योंकि जब सीनियर ऑफिसर्स उस जहाज में थे, सीनियर, मैंने जैसे पहले भी बताया कि जहां जहां से उस जहाज का कोई भी नियंत्रण था, ग्राउंड ड्यूटी से लेके एटीसी से लेके फ्लाइंग से लेके सब एक्सपीरियंस्ड थे। और जैसा कि सर ने भी बताया कि फ्लाइट कंट्रोलर, फ्लाइट नेविगेटर, सब लोग ही एक्सपीरियंस थे। तो इसमें किसी गलती की गुंजाइश होना तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। लेकिन ये समझ लें हम कि घर में भी अगर हम कोई मशीन का इस्तेमाल करते हैं तो कई बार अनएक्सपेक्टेडली चीजें खराब हो जाती हैं। तो अभी मैं निष्कर्ष नहीं दे रही हूँ कि कोई स्नैग ही रहा होगा या वेदर की ही प्रॉब्लम रही होगी, लेकिन ये एक एज ए सोल्जर मैं कहूंगी, और एज जो हम कहते हैं कि गुड सिटीजन ऑफ इंडिया, जो हमारी आम जनता है, उसको ये समझ लेना बहुत जरूरी है कि ये अंततः जहाज एक मशीन है, मशीन में कुछ दिक्कत हो भी सकती है। अनफॉर्चुनेटली ये बहुत ही ज्यादा अनफॉर्चुनेट रहा है कि ये इतना बड़ा वीवीआईपी मूवमेंट था और इसमें ऐसा हुआ, और जिसमें हमने अपने देश के पहले सीडीएस को खोया। बिल्कुल बिल्कुल। मैं आपके पास अब लेफ्टिनेंट जनरल रवि साहनी आना चाहती हूँ। बहुत अलग थे, और कैसे वो सीडीएस के पद तक, पहले सीडीएस इंडिया के बने, पौड़ी एक छोटी सी जगह से आने वाला, जो आर्मी में आने वाला हर सोल्जर सपना देखता है, उसके प्रतिबिंब थे जनरल बिपिन रावत। देखिए, ऐसा था कि जनरल रावत का अगर आप कैरियर देखेंगे तो इंडियन मिलिट्री एकेडमी से वो सोर्ड ऑफ ऑनर लेके निकले, जो कि एक बड़ा ही कमेंडेबल जो है काम अवार्ड है उनका। तो मतलब जैसे कहते हैं और उनका शुरू से ही ब्रिलियंस जो थी वो दिखाई दे रही थी। उनके ब्लड में सोल्जरिंग थी। उनके फादर भी जो थे वो डिप्टी चीफ रिटायर हुए थे, पर वो हम्बल आदमी थे, जैसे सब लोग बता रहे हैं। वो रैंक से रेज किया उन्होंने, और बड़े ही जहाँ जहाँ पर उनको काम मिला उसका काम को किया, और बेखूबी काम किया। और उनकी एक्सपर्ट थे डिफरेंट टेरेन्स के बारे में। उन्होंने नॉर्थ ईस्ट में भी नौकरी की थी, JNK में भी नौकरी करी थी, प्लेन्स में की हुई थी। और उनको बड़े ही सोच विचार करने के बाद उनको ये CDS का पद दिया गया। और CDS का पद जो था, ये पहले आदमी थे जिन्होंने CDS का पद संभाला। तो CDS की अपॉइंटमेंट की भी बड़ी कहानी है। पिछले दिनों से इसका विचार हो रहा था, पिछले 10-15 साल से, और इस गवर्नमेंट ने इसका ये पग लिया, ये स्टेप लिया, जो कि बड़ा सराहनीय था। तो ये पहले CDS थे, और पहले CDS होने के नाते इनको पूरी जो थी ऑर्गेनाइजेशन सेटअप करनी थी, जो कि बहुत ही एक मुश्किल काम है। क्योंकि तीनों सर्विसेज का अपना अपना ट्रेडिशंस है। आर्मी की अलग है, एयरफोर्स की अलग है, नेवी की अलग है,
उनके अपने अपने जो हैं प्रॉब्लम्स हैं, उनके अपने अपने क्रिटिकल पॉइंट्स हैं, उन सबको समझना और उन तीनों सर्विसेज को इकट्ठे करके एक हेडक्वार्टर के नीचे लाना, सिनर्जी लाना और एक फाउंडेशन स्टोन रखना, नींव रखना जो है इंटीग्रेशन की, जो उनका काम था। उसके अलावा जो ब्यूरोक्रेसी है, ब्यूरोक्रेसी जो MOD है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, वो उनकी ब्यूरोक्रेसी अलग किस्म का काम करती थी। उनको भी इस ऑर्गेनाइजेशन में इंटीग्रेट करना, यानी कि तीनों सर्विसेज, ब्यूरोक्रेसी और एक सेक्रेटरी, डिफेंस सेक्रेटरी का जो सुपर डिफेंस सेक्रेटरी मैं बोलूंगा, वो काम भी करना, तो ये बड़ा मुश्किल काम। उसके बाद उन्होंने कई काम अपने सिर पे लिए, जैसे कि थिएटराइजेशन है। इसके बारे में कई लोगों ने कई किस्म के विचार थे और मैं आपको ये बताना चाहता था कि बिपिन रावत एक बड़े दृढ़ निश्चय के ऑफिसर थे और ये होना पड़ता है। जब आप लीडरशिप संभालते हैं तो कई स्टेप्स ऐसे लेने पड़ते हैं जो कि आम जो विचारों से अलग हैं, तो अलग थे, उससे अपोजिशन भी आती है, उसको संभालना पड़ता है, उनको समझाना पड़ता है, अपोजिशन करते हैं। तो उन्होंने किया और शुरू किया प्रोसेस जो था, जो कि देर लगेगी अभी काफी, पर उन्होंने नींव रखी। अब प्रोक्योरमेंट की बात की कि हर जगह से हर एक सर्विस के अपनी अपनी जो ट्रेडिशंस थी उनको इकट्ठे करना। कहने का मतलब ये है कि इस चीज को जो कि कभी पहले अटेम्प्ट नहीं किया गया था। तो आप हिस्ट्री देखें CDS अपॉइंटमेंट की किसी भी कंट्री में, चाहे आप US में देख लें, UK में देख लें, किसी भी और कंट्री में देख लें, तो ये सबसे कठिन काम है जिसको कि मैं एक थैंकलेस जॉब कहता हूँ। और उन्होंने इसको बड़ी बेखूबी से किया। काफी बाधाएं आई, काफी क्रिटिसिज्म आए, और जो अच्छा नेता होता है उसका दृढ़ निश्चय होना चाहिए, जो इनका था। और ये काम जो था, मेरे ख्याल से उनको इस काम के लिए हमेशा याद किया जाएगा कि उन्होंने एक इम्पोर्टेंट स्टेप, इसको कि मैं बोलूंगा कि इंटीग्रेशन ऑफ द 3 सर्विसेज एंड ब्यूरोक्रेसी, उसकी ये नींव रखी और बड़ी बेखूबी से काम किया। मैं समझ सकता हूँ इसके अंदर कितनी कठिनाइयां होंगी, और एक आदमी जो है अकेले, जिसने पहली बार ये काम शुरू किया गया हो, उसको 24 घंटे काम करना पड़ता है। उन्होंने किया। तो ये जो है, ये चीजें, जो पॉलिटिक्स जो उन्होंने शुरू किया था, लोग मानते थे। क्रिटिसिज्म को करना, संभालना, और दूसरा जो पॉलिटिशियंस के साथ, रक्षा मंत्री के साथ लिएजन, और सबसे बड़ी बात ये थी कि प्रधानमंत्री का उनके ऊपर विश्वास था, और विश्वास जो है इसको बनाना बड़ा मुश्किल काम। ये मान जाइए कि पिछले जो 2 साल में उनके साथ जो विश्वास था उसका, अपना प्राइम मिनिस्टर का, डिफेंस मिनिस्टर का, ये भी बड़ा श्रेय की बात है। इट्स वेरी क्रेडिटेबल थिंग। बिल्कुल। और के अग्रवाल साहब, मैं यहीं से बातचीत आगे आपके साथ ले जाना चाहती हूँ। बहुत चैलेंजिंग टाइम्स है ये, क्योंकि हम देखते हैं कि पॉलिटिकल लोडेड एटमॉस्फेयर रहता है, सेना तक को घसीटने की कोशिश होती है कंट्रोवर्सीज में। ऐसे वक्त पर आपके फैसलों को भी तरह तरह के लेंस से देखा जाता है, लेकिन इन सब का मुकाबला करते हुए अपनी स्ट्रैटेजी के तहत वो आगे बढ़ रहे थे। अग्रवाल साहब, आप बिल्कुल ठीक आपने कहा कि जब वो एक चीज फैसला कर लेते थे तो उसके बाद वो अड़े रहते थे, उसको जो है इम्प्लीमेंट करना है। और चाहे कोई पॉलिटिकल कोई कंट्रोवर्सी हो या नहीं हो, एक सोल्जर की भांति, ये पॉलिटिक्स अलग चीज है, एक सोल्जर की भांति उनका लक्ष्य बना के और उसके पीछे चल देते थे। तो यही उनके जो सफलता का एक बहुत बड़ा कारण था शुरू से, कि एक बार उन्होंने सबकी राय ली, एक उन्होंने फैसला किया, और उस फैसला करने के बाद बिल्कुल उस अपने लक्ष्य के पीछे चल पड़े। और लेकिन ये सब काम पूरा उनका होता था बिल्कुल स्पष्ट तरीके से, बिल्कुल और विनम्र रहते हुए। कभी भी हमने उनके बारे में, उनके साथ कोई ऐसी चीज नहीं देखी कि उनको कभी किसी चीज से इरिटेशन हुई हो, कोई बात ऐसी हुई हो। बात कहते थे, सबकी बात सुनते थे, अपनी बात कहते थे, और उसके बाद अपना जो डिसीजन होता था वो बताते थे, और उसके साथ ही आगे चलते थे।
एक चीज मैं ये कहना चाहूंगा कि एक थोड़ी सी बात मैं मिसेस मधुलिका रावत के बारे में भी कहना चाहूंगा, जिसके साथ मेरी वाइफ जो काफी हवा के कामों में संलग्न थी। तो ये ऐसी दंपति थी कि दोनों बड़े विनम्र, बहुत ही बिल्कुल साफ बोलने वाले और सबका सम्मान करने वाले और सबकी बात सुनने वाले, और ऐसा अच्छा एक्सपीरियंस इनके साथ काम करके रहा सभी का, मेरा और भी सभी का, कि ये एक हमारे लिए एक विस्मरणीय, एक यादगार साथ रहा। तो इसमें कोई शक नहीं है। एक चीज जो मैं पहले नहीं बता पाया लिंक खराब होने की वजह से, वो जो आपने हेलीकॉप्टर के बारे में बात कही, तो मैं चूंकि मैं तकनीकी रूप से उनका ये चाहे एरोस्पेस हो या और भी कोई भी टेक्निकल हो, उनका मैं सलाहकार रह चुका हूं और डीजीएमई रहते हुए, तो मैं ये कह सकता हूं कि जो 2 इंजन हैं हेलीकॉप्टर MI-17 के, दोनों एक साथ फेल नहीं हो सकते। उसकी प्रोबेबिलिटी नेक्स्ट टू निल है, जो संभावना है, साइंटिफिक प्रोबेबिलिटी है, दोनों इंजन फेल हो ही नहीं सकते। और एक इंजन भी फेल हो तो हेलीकॉप्टर इतना सक्षम है कि वो एक इंजन पे भी उड़ सके, जो हिल्स अगर पार करना है, क्रेस्ट को पार करना है, उसको पार कर सके और लैंड कर सके। तो ये इंजन दोनों फेल होने की, तो जो अगर कोई ऐसी अटकलें चल रही हैं तो वो बिल्कुल गलत है। और दूसरी बात ये है कि जो आर्मी हो या एयरफोर्स हो, हेलीकॉप्टर की मेंटेनेंस हो या एयरक्राफ्ट, किसी भी एयरक्राफ्ट की हो, इतनी एसओपीज, इतनी क्लियर एसओपीज होती हैं कि कोई भी हवाई जहाज हो, ये तो वीवीआईपी फ्लाइट थी, इसकी तो बात अलग है, और जो फ्लाइट से पहले पूरा इंस्पेक्शन होता है, फ्लाइट के लौटने के बाद पूरा इंस्पेक्शन होता है, और बिना जब तक कि कोई फिट ना माना जाए तब तक फ्लाइट नहीं टेक ऑफ कर सकती। और ये तो वीवीआईपी फ्लाइट के तो डबल चेक, ट्रिपल चेक होते हैं। तो हालांकि इसका मतलब ये नहीं है कि कोई मैकेनिकल फेलियर कभी भी नहीं हो सकता, मैकेनिकल फेलियर हो सकता है। तो मेरा बस इतना ही कहना है कि इसकी जो है हम अटकलें करने के बजाय ये इंक्वायरी है, उसका रिपोर्ट की हम प्रतीक्षा करें और ऐसी वैसी कोई अटकलें ना लगाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड के अग्रवाल साहब, और तमाम मेहमान जो हमारे साथ जुड़े हुए थे, आप सभी का धन्यवाद। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड रवि साहनी साहब, ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड MJ ऑगस्टीन विनोद जी, और स्क्वाड्रन लीडर रिटायर्ड दीप्ति काला। आज देश नम आंखों से जनरल बिपिन रावत को विदाई दे रहा है और इसी के साथ ये कह रहा है, मैं रहूं ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए। एक ब्रेक के लिए हम लोग